आप ओलंपिक देख लो, इंडिया और चाइना के बीच में दर्जनों आते हैं एक एक दिन में हैं, और यहाँ पे 10 साल में दर्जन नहीं आ पाते। तो उसका डिफरेंस ये है कि उनके ब्लड में स्पोर्ट्स है। आज हमारे साथ है मिस्टर गोपाल, द फाउंडर ऑफ कॉलेज स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, एक ऐसा इनिशिएटिव जो इंडिया के कॉलेज स्पोर्ट्स कल्चर को कंप्लीटली रीडिफाइन करने की पोटेंशियल रखता है। इस सब की जर्नी आपके लिए पर्सनली कब शुरू हुई, कब आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? देखो, मेरी जर्नी जब मैं तो ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स या गवर्नमेंट एजेंसीज कितना काम कर रही हैं वैसे इस पे? एकेडमिक के लिए हम एडमिशन लेते हैं, कभी आपने सोचा कि स्पोर्ट्स के लिए कोई ले रहा है? और स्पोर्ट्स एक अपने आप में एज ए चैलेंजिंग रहा है। यदि आप फिट हो तो आप फिट हो, अदरवाइज आप आउट हो। इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत है, हाँ बिल्कुल सर, नो लेकिन डाउट। आप सर्च ढूंढो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो 7 साल एक देके आया, वो डिसिप्लिन और फिटनेस के साथ देके आया। तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए अच्छा कोच भी हो सकता है, एक अपने कॉलेज के लिए मेंटर भी हो सकता है कि भाई मैंने 3 लीग जिताई अपने कॉलेज के लिए। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक पे मिलेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। गाइस, इंडिया में टैलेंट की कमी कभी नहीं थी। कमी थी तो बस प्लेटफॉर्म्स की। हर सिटी में, हर कॉलेज में, हर ग्राउंड पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को आज भी मोस्टली टाइम पास या बैकअप ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया जाता है। और शायद इसी माइंडसेट को चेंज करने के मिशन के साथ आज हमारे साथ है मिस्टर गोपाल, द फाउंडर ऑफ कॉलेज स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, एक ऐसा इनिशिएटिव जो इंडिया के कॉलेज स्पोर्ट्स कल्चर को कंप्लीटली रीडिफाइन करने की पोटेंशियल रखता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे शो पे आए। तो सर, स्टार्टिंग ऑफ मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हमारे देश में इतनी सारी लीग्स हैं जिन्होंने हर तरीके के हर स्पोर्ट को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करवाया है। वहीं पर ओलंपिक्स की बात करें तो एक यूनिटी हम देखने को वी कैन सी दैट। बट अगर हम बात करें कॉलेज लेवल पर, देर इज़ नो सच इकोसिस्टम या ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक नहीं बना हुआ है जहाँ पर सही बच्चों को सही प्लेटफॉर्म हर तरीके के स्पोर्ट में नहीं मिला, और वहाँ आपने CSPL को इंट्रोड्यूस किया। तो इसके बारे में एक्चुअली तमन्ना, होता क्या है कि जो कॉलेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ओनली एकेडमिक के पर्पज से बना हुआ है। अभी तक स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना कि मैं बोलूं कि मैं आज स्पोर्ट्स की तैयारी करने जा रहा हूं। जो भी एकेडमीज़ हैं, जितनी भी प्राइवेट एकेडमीज़ हैं, गवर्नमेंट की हैं, वो कॉलेज के थ्रू नहीं है। और आफ्टर 12th मतलब ऐसा होता है कि बच्चा एक एनवायरनमेंट देखता है अपने सोशल साइड के लिए और अपने एक समाज के लिए। तो जो भी आजकल के पेरेंट्स हैं वो सिर्फ एडमिशन करवाते हैं उसकी स्टडी के लिए, राइट। कोई स्पोर्ट्स फिटनेस और उसके डिसिप्लिन के लिए नहीं कराता। तो इसीलिए ये एक पोर्टल लाना पड़ा या एक प्लेटफॉर्म लाना पड़ा कि इसमें आफ्टर 12th बच्चे को एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी मिलेगी। Okay. और उसे अपने कॉलेज के लिए कुछ नया करने को मिलेगा। नए करने से पहले वो अपने में डिसिप्लिन लेके आएगा, अपनी फिटनेस को ध्यान रखेगा और स्टडी के साथ साथ वो अपनी स्पोर्ट्स की लाइफ भी आगे कंटिन्यू करेगा। ट्रू दैट। बट सर, ये है थोड़ा सा ब्रीफ, लेकिन इस सब की जर्नी आपके लिए पर्सनली कब शुरू हुई, कब आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? देखो, मेरी जर्नी जब मैं आफ्टर 12th या बिफोर 12th में मानूं तो मैं बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखता था, लेकिन मैं कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला। ओके। मुझे नॉलेज जरूर है, थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे थोड़े से मोटे हो जाते हैं या फिटनेस हो जाते हैं, उनसे थायराइड है, इस टाइप की बीमारियां लग जाती हैं, हेल्थ इश्यूज। तो वो टोटली एज ए स्टडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब स्टडी नहीं हो पाती तो उसके बाद वो अपने जो भी उनका पेरेंट्स का एज ए खानदानी काम है उस काम को संभालते हैं। फिर जो आफ्टर 12th उनके बाद 3 साल एकदम पीक टाइम होता है। राइट। बच्चों के लिए पीक टाइम होता है, उसके अलावा उनके पेरेंट्स का भी पीक टाइम होता है। और वो एज ग्रुप भी काफ़ी प्राइम हाँ, होती है। जैसे आप बच्चे की एज मिनिमम एज ए ग्रेजुएशन में मानिए 20 साल के अंडर में होती है। अब 20 साल का बच्चा है तो उनके पेरेंट्स लगभग अप्रोक्स 40 के आसपास होते हैं। ट्रू। उनका पीक टाइम होता है और जो उनके पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि हाँ ठीक है, जो मैं नहीं कर सका मेरा बच्चा करेगा। राइट। लेकिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पे किसी भी ध्यान नहीं, क्योंकि आजकल की जो हमारी लास्ट जनरेशन है वो स्पोर्ट्स में नहीं थी बिल्कुल।
और उनको एनवायरनमेंट भी नहीं था। जॉब करो, नहीं है तो दुकान करो, दुकान के बाद कुछ ना कुछ करो। लेकिन स्पोर्ट्स में किसी ने नहीं बोला। तो वो स्पोर्ट्स की जो एकदम पीक टाइम जो 3 साल होते हैं, वो यूटिलाइज करने के लिए CSPL है। ओके। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो भी CSPL में आएगा उसे मिनिमम एज ए 5 ईयर तो एनरोल होना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि आप ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर डॉक्टरी, जिसे PhD बोलते हैं, PhD। तो एक कॉलेज में कम से कम उसकी 7 साल की तो लाइफ है। राइट। और वो 7 साल की लाइफ रहेगा। जब वो कॉलेज अपना छोड़ेगा तो उसे ऐसे लगेगा मैं एकेडमिक के अलावा कुछ स्पोर्ट्स भी लेके जा रहा हूँ। राइट। वो उसके बाद जैसे ही अपना कॉलेज की बाहर की दुनिया में पैर रखेगा, तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ और स्पोर्ट्स के जरिए कुछ अपना नाम कमाए या कुछ और लीग खेले। बट सर इस सब का आइडिएशन किस साल में आपने शुरू किया था? ये 2015 से मेरे ध्यान में आया था। ध्यान तो बहुत पहले था, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर 12th या बिफोर 12th जो आइडिया दिमाग में था मेरे। लेकिन मैं कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे घर के प्रेशर में रहा था, अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज में रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे खेलने आज स्कूल में आते हैं, 2 महीने का सेशन होता है, जैसे एनुअल डे बोलते हैं, राइट। वहाँ पे स्पोर्ट्स डे भी होता है। 2 महीने में एनुअल डे भी करना है, वहाँ डांस भी करना है, एकेडमिक भी करनी है, और उनको स्पोर्ट्स भी करना है। तो नॉर्मली आप मानिए 20-20 दिन मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। राइट। अब 20-20 दिन में बच्चे आते हैं, अपना ट्रायल लेके, अपना जाके अवार्ड लेके चले जाते हैं। तो वो उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ओनली एक चैप्टर है। CSPL अपने आप में पूरी बुक है। यदि वो उसे कन्वर्ट करना चाहें तो एज ए आफ्टर 12th, जैसे आपको मैंने बताया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टर, वो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। राइट। और पर 2015 से अब 26, तो इतना डिले क्यों टू? नहीं, बीच बीच में हुए थे, लेकिन इतने बड़े पैरामीटर पे नहीं हुए थे। जैसे मैंने लोकल लीग भी कराए हैं छोटे मोटे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा सिटी लेवल पे भी आया। लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम की कमी लगी अपनी तरफ से। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी एज ए गवर्नमेंट के पास भी इतने अच्छे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन यूज नहीं होते। स्पोर्ट्स में सब कुछ बजट है, लेकिन एक ही स्पोर्ट्स में बजट है। तो ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स या गवर्नमेंट एजेंसीज कितना काम कर रही हैं वैसे इस पे? देखो, काम करने को तो स्पोर्ट्स अच्छा खासा एक मिनिस्ट्री भी है, अपने आप को एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है। ट्रू। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आपने बोला कि एकेडमिक के लिए हम एडमिशन लेते हैं, कभी आपने सोचा कि स्पोर्ट्स के लिए कोई ले रहा है? लेकिन साथ में दोनों। और स्पोर्ट्स एक अपने आप में एज ए चैलेंजिंग रहा है। यदि आप फिट हो तो आप किट हो, अदरवाइज आप आउट हो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू दैट। और स्टडी के अंदर नहीं है। यदि आपका हाथ भी चला गया, हाथ में चोट आ गई, बुखार आ गया, कुछ भी हो गया, आपके पैर में चोट है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले फिट होना जरूरी है। और जो आजकल के एज ए पेरेंट्स हैं, वो हमेशा फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, ओनली स्टडी पे ध्यान देते हैं। बट द आई थिंक बिगेस्ट रीज़न कि इंडिया में स्पोर्ट्स मिनिमम छोटे लेवल्स पे फ्लरिश नहीं कर रहा है इस क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में ये बात माइंड पूरी सेट है जमी कि हुई है। जस्ट लाइक ए टाइम पास, कि कुछ नहीं करेगा, स्टडी कर। क्योंकि अब BCom के बाद एज ए CA बन सकते हो, BA के बाद आप IAS PCS की तैयारी कर सकते हो, साइंस के बाद आप क्या कई सारे सेगमेंट में जा सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स क्या है? आगे क्या? हाँ, क्योंकि इसीलिए इसके कॉलेजेस नहीं है, इसीलिए कोई पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि सर कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है ना शुरू से, तो मुझे लगता है कभी सिस्टम को इसकी रिक्वायरमेंट फील ही नहीं हुई। जब पेरेंट्स जो बच्चे के फीस से लेकर उनके पूरे दिन का टाइम टेबल का ध्यान रखते हैं, वहाँ पे जब स्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी लो है उनकी अपने बच्चों से, देन आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट्स पर क्यों खुलेंगे? नहीं, लो नहीं है, मैं लो नहीं बोलूँगा। लो का मतलब क्या, उन पेरेंट्स को कभी उस टाइप का स्पोर्ट्स कल्चर मिला ही नहीं। वो 15 एक्सपोजर। दिन के लिए मिलता है कि ठीक है, एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, बच्चा दौड़ रहा है, भाग के आ रहा है, कभी नींबू वाला गेम होता है, कभी बोरी वाला गेम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा मैंने स्कूलों में, कॉलेजों में भी। और 10 दिन के एज ए स्पोर्ट्स होते हैं स्टार्ट, उसमें जो निकल गया वो ठीक है, अदरवाइज चलो भाई अपना स्टडी कंटिन्यू करो। बट सर प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि ये खेलने के बाद या कोई भी बच्चा अगर छोटे लेवल पे आज तक जो कर रहा था स्पेशली इंडिया में, उसके बाद सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है ना, आगे क्या? सिक्योरिटी तो आपकी मैं बताऊं, एकेडमिक में भी नहीं है। जो बच्चा एज ए ग्रेजुएशन करता है, मतलब एक कॉलेज के अंदर 100 स्टूडेंट है,
100 की तो जॉब नहीं लगती। तो ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में आने के बाद 100 के 100 हो, लेकिन कहीं ना कहीं 10 to 20% अकेडमिक में निकलेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे 10 to 20% स्टडी मतलब स्पोर्ट्स में निकलेंगे। तो स्पोर्ट्स में आप समझ सकते हो, एक स्कूल से कम 20 + 20 40 तो निकले, जो उनका टैलेंट, आप जो स्किल्स है उनका जो सर्च कर रहे थे वो आप दबाए बैठे हो एक क्लासरूम में। राइट, तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। बट अगर एज एन समबडी जो ये रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है आज, ये बताइए कि स्पोर्ट्स की करियर से तो एक चीज़ है, फिटनेस भी एक चीज़ है, बट पर्सनालिटी पे कितना बड़ा रोल है अगर आज कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में अपने आप को एनरोल करता है। मान लीजिए CSPL के ज़रिए ही वो इतने लंबे साल के लिए एक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ता है, तो ऑल टुगेदर 360 डिग्री कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे पे। देखो, स्पोर्ट्स में आने का मतलब ही जो होता है कि फिट होना चाहिए और फिटनेस होना चाहिए। तो उसे स्किल्स जो भी हैं, जैसे अभी तक आप जिस कॉलेज से हो वहाँ पे आप 10-15 दिन का स्पोर्ट्स खेलते हो, उसके बाद आपके पास क्या स्किल्स आते हैं। यहाँ पे एक एनवायरनमेंट आप देखोगे, आपके बैक टू बैक ऐसे टूर्नामेंट होंगे, आप 20 प्लेयर से मिलोगे, 20 टीमों से मिलोगे, 20 कोचेस से मिलोगे। जी। एक टीचर आपको हो सकता है कभी ना बताए कि ये मेरी पीक पॉइंट है या मेरा फार्मूला है, लेकिन स्पोर्ट्स कोच कभी अपने टैलेंट को नहीं छुपने देते। वो हमेशा बताता है कि आपको इस टाइप से नहीं, इस टाइप से खेलना चाहिए। जो फुटबॉल का गेम था आपने इस तरीके से किया, बैडमिंटन था इस तरीके से किया, उसी को कोचेस बोला जाता है। तो आपको एक अच्छे कोचेस, अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ खेलने को मिलेगा। तो आपकी स्किल्स, यदि आप ग्रेजुएशन में लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हो, स्किल तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और स्किल की डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ही स्पोर्ट्स आता है, क्योंकि आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको स्टडी के साथ, क्योंकि ये पीक टाइम, जैसे मैंने बोला, ग्रेजुएशन का बहुत पीक टाइम होता है। बच्चे यहाँ पे नॉर्मली टाइम टेबल नहीं बनाते, जबकि इन 3 साल में ही टाइम टेबल बनता है। राइट। आपको सुबह उठना है, उसके बाद अपना स्पोर्ट्स जाना है, उसके बाद आपको अपना एकेडमिक देखना है, उसके बाद अपनी फैमिली देखनी है, उसके बाद अदर कंपटीशन भी देखने हैं। राइट। तो वो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन होगा तो फिटनेस आएगी, फिटनेस होगा तो अपना भी स्किल्स आएगी। ये मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े हैं और एकदम 10th पे चले जाएं। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, और आपके पास टाइम है पूरा। बिल्कुल। आपके पास ग्रेजुएशन पूरी पड़ी है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी पड़ी है, तो आप अपना इस टाइम यूटिलाइज करिए, अपने स्किल्स को लेके आइए, अपना टैलेंट निकालिए और कॉलेज तक पहुँचाइए। और मान लीजिए कि इन 7 साल या 5 साल बाद अगर कोई कंटिन्यू करता भी नहीं, आई थिंक इफ नॉट कि वो इसमें अपना करियर बना पाए, लेकिन एक फिट, हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान के तौर पे उसे ज़रूर देखा जाएगा। देखो, 7 साल बाद यदि वो देखता है तो मेरे CSPL में उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, ओके। क्योंकि वो 7 साल एक देख के आया, वो डिसिप्लिन और फिटनेस के साथ देख के आया। तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए अच्छा कोच भी हो सकता है, एक अपने कॉलेज के लिए मेंटर भी हो सकता है कि भाई मैंने 3 लीग जिताई अपने कॉलेज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप देखना चाहो तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे अपॉर्चुनिटी तो अभी भी हम छुपा रहे हैं कॉलेजों में, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आने के बाद वो आपको लगेगा कि हाँ, मैं फिट हूँ और मैं एक किसी लायक हूँ एकेडमिक के अलावा। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, और ये एवरी स्पोर्ट्स में है। आप एक कॉलेज की मैं बात करूँ, उसके अंदर आप 11 प्लेयर क्रिकेट में आते हैं, फुटबॉल में आएंगे, बैडमिंटन है, हॉकी है। अब एक क्लास के अंदर सपोज करिए 100 बच्चे होते हैं, मैं 4 टीम भी बनाता हूँ, मिनिमम 50 बच्चे सेलेक्ट हुए। हो बिल्कुल। सकता है 50 एकेडमिक में हो और 50 स्पोर्ट्स में आ गए। तो आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो? इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत है, हाँ, बिल्कुल सर, नो लेकिन आप डाउट। सर्च ढूंढो तो कुछ भी नहीं है। बट बस एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए कि बच्चे इससे जुड़ें, और कॉलेज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। अभी जितने भी लोगों तक या आपने CSPL का आइडिया पहुंचाया, क्या फीडबैक रहा है लोगों का? फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे कुछ जो सीनियर लोग हैं मेरे, और काफ़ी सारे जैसे आप जैसे भी हैं, उन्होंने बोला कि इसमें फिटनेस का बहुत इफेक्ट आएगा, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कम होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो आज की डेट में स्क्रॉल करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बहुत सर उससे बढ़ क्या है, गया है। और वो क्या है, एक तरीके से ऐसे माइंड वॉश करता है बच्चों का। आप किसी भी चीज़ में लगे हो, हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ पाते, हमारे फ्रेंड सर्किल नहीं पढ़ पाता, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत जल्दी पढ़ लेता है आपका माइंड।
आप सुबह उठोगे, आपने क्या सोचा था वो जरूर दिखाई दे जाएगा। एडिक्शन है वो हाँ, एक। एडिक्शन जिसे बोलते हैं। जी। तो वो टाइम बचेगा और बच्चे अपने अपने करियर पे ध्यान देंगे, ना कि अपने मोबाइल पे ध्यान देंगे। आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी फोकस्ड रखती है, तो फोकस आपका एनर्जी सही जगह यूटिलाइज सही होता है। जगह यूटिलाइज होगी। क्योंकि एकेडमिक जैसे हम जाते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल। लेकिन सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट चेंज भी होते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, कंटिन्यू होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स में आप जितने आप टैलेंटेड हो, आप अपने आप को जितना इम्प्रूव करोगे, आप खुद ही चैप्टर बनते जाओगे। मेरा 2001 में अच्छा चैप्टर था, मैं क्लासिक खेलता था, फिर नॉर्मल खेलने लगा, फिर अच्छा खेलने लगा। तो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत अच्छा है। आप अपने आप को मतलब निकाल के ला सकते हो कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज के लिए खेलता हूँ। अभी तक क्या होता है? कुछ नहीं होता। ना कॉलेज का नाम है, ना आपका नाम है। हाँ, मैं इस कॉलेज से पढ़ा था, बस ठीक है, सिंपल। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट आपको लगता है कि एक बार CSPL जब स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जाएगा? देखो, जो भी है मैं इसे चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आज की डेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग होती है। अच्छा। तो मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ उनके कॉलेज को रैंकिंग भी दूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पांचों उंगली एक सी हो, पांचों उंगली हर तरीके से मेहनत करें। ट्रू। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उस हिसाब की रैंकिंग मिलेगी, और रैंकिंग से उनकी कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ेगी। जैसे यूनिवर्सिटीज रैंकिंग देती हैं, NACC करके होता है, NAC करके, उनको रैंकिंग मिलती है ABCD। तो इस तरीके से इनको भी रैंकिंग मिलेगी कि स्पोर्ट्स के अंदर कितना ध्यान दे रहे हैं। ओके। तो उनके प्रोस्पेक्टर में एक चीज़ अलग से आएगी कि हमें जो स्पोर्ट्स में रैंकिंग मिली हुई है, और एवरी स्टूडेंट को भी रैंकिंग मिलेगी कि तो एज ए बेस्ट स्टूडेंट। तो जो बच्चा जिस स्पोर्ट्स में जितना इंटरेस्टेड होगा उस हिसाब से वो उस रैंक के कॉलेजेस को सिलेक्ट कर पाएंगे। हाँ, ओके। अगर जो ऑडियंस अभी ये पॉडकास्ट देख रही है, अगर सिंपल भाषा में आप समझाएं कि CSPL है क्या और वो एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा कॉलेज लेवल पे, तो अगर आप एक बार। कॉलेज स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग ये एक स्पोर्ट्स में नहीं है, ये एक तरीके से ओलंपिक है, जो कि आपके कॉलेज का ओलंपिक है। ओके। जैसे ओलंपिक में सभी स्पोर्ट्स होते हैं, हम भी सभी स्पोर्ट्स कराएंगे, लेकिन आपके कॉलेज के थ्रू। कॉलेजों में क्या है कि एक रिजल्ट का पैरामीटर नहीं है कि राइट। मैंने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट कब पब्लिश होगा। अपने अभी रिजल्ट पब्लिश हो जाता है 15 दिन के स्पोर्ट्स में। यहाँ पे उनका रिजल्ट पब्लिश होगा कि भाई ठीक है, स्पोर्ट्स में आप A नहीं, B हो, B नहीं, C हो। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक डेस्टिनेशन है, आपको कहाँ तक जाना है। जाना है। और अभी तक किसी को कहीं नहीं जाना। ये बस बहुत अपने बड़ा सवाल। स्पोर्ट्स में एक ग्राउंड में बैनर लगा, स्पोर्ट्स हुआ, झंडा वंडा काटा, जो भी फीता वगैरह काटते हैं, उसके बाद ठीक है आए, अवार्ड फंक्शन हुआ, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। तो ये अभी तक किसी ने सोचा क्यों नहीं सर? देखो, इसे मैं नहीं बोलूँगा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि देखो एक तो क्रिकेट है, उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ग्लोरीफाई हो रहा है काफी। हाँ, क्योंकि वो ब्लड में आ गया आज की डेट में। और जो बच्चे क्रिकेट नहीं जानते उनका क्या होगा? उनको तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे ओलंपिक में अभी कुछ जीत के आए हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे, उनका क्या हाल हो रहा है? क्योंकि उनको एक फोकस नहीं मिला, उनको उनकी ऑडियंस नहीं मिली। जैसे अब तो हरियाणा का रहने वाला है और ओलंपिक दिल्ली में हो रहे हैं, या इंदौर में हो रहे हैं, जयपुर में हो रहे हैं, पूरी पब्लिक तो लौट के नहीं आएगी ना उधर। तो उनकी वो ऑडियंस की कमी है। यहाँ जो बच्चा खेलेगा अपने कॉलेज में, उसे ऑडियंस बना के आ रही है, क्योंकि उसके कॉलेज की ऑडियंस उसके साथ है। साथ है। कोई भी प्लेयर हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जब तक वो मैदान में नहीं उतरता ना, जब वो मैदान में उतरा वो अपने लिए उतरता है, जब वो खेलना स्टार्ट करता है तो ऑडियंस के लिए करता है। बिल्कुल, वो मोटिवेशन हम फैक्टर। मोटिवेशन, उसे ऑडियंस वहां से जो भी नाम है वो लेके चिल्लाती है, उसे लगता है कि अब नहीं रुकने वाला मैं। यदि ऑडियंस नहीं होना तो कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं, एक ऑडियंस बनाने का तरीका भी हाँ, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जो हमारे भारत में काफ़ी देखने को मिलती है, एक स्मॉल टाउन माइंडसेट स्पोर्ट्स को लेकर, कि इसमें तो बहुत फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, बहुत खर्चा हो जाता है किसी भी स्पोर्ट्स को
प्रोफेशनली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो उसमें CSPL कितना बड़ा रोल देखो, CSPL एज ए टोटली फ्री है। फॉर द स्टूडेंट? कोई भी कॉलेज के लिए कोई एडमिशन फीस नहीं है, किसी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। कॉलेज मुझे टीम बना के दे, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रहना, खाना, खेलना, कहाँ जाना है, नहीं जाना, क्या टूर्नामेंट करना है, सब ऑल ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कैसे? वो आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ। ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि मेरे पास एवरी सिटी से, क्या एवरी मोहल्ले से स्पॉन्सर है। हम्म। आप कहाँ रहते हो बेसिकली? दिल्ली। आप दिल्ली रहते हो। मैं छोटे से किसी भी एरिया का नाम ले देता हूँ, जैसे उत्तम नगर ले लीजिए। ठीक है। उत्तम नगर में कोई कॉलेज है? होगा। अब उत्तम नगर में स्टार्टअप भी होंगे, छोटे छोटे। मैं राइट। स्टार्टअप को बोलूँगा कि आप मेरे साथ स्टार्ट करो। फॉर द ब्रांडिंग। हाँ। जैसे आपने दंगल मूवी देखी है, हाँ जी। उसमें चिकन का ऐड देखा था, हाँ ठीक, उसमें प्रेशर कुकर का देखा था ऐड। जी। वो लोकल लेवल था, जबकि कोई ऐसी सिटी लेवल पे भी उनका वो नहीं था। चिकन लेवल का क्या होता है, आप क्या बोलोगे कौन सा चिकन सेंटर है? लेकिन जब उसने उसका चिकन यूज़ किया, जो भी चिकन खाया, उसके बाद धीमे 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 जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसके बाद देखो उनकी दुकान पे कितनी भीड़ लगी थी। तो पहले आप अपने एरिया के तो किंग बनिए। स्टार्टअप आज की डेट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? नहीं, मुझे हैदराबाद का भी क्लाइंट मिलना चाहिए, मुझे बेंगलोर का भी मिलना चाहिए, मुझे अंडमान का भी मिलना चाहिए, मुझे जम्मू कश्मीर का भी मिलना चाहिए। जी। अब आपके प्रोडक्ट की कीमत है 10,000 रुपीज़। आप एज ए ट्रैवलिंग में 20,000 खर्च करके जा रहे हो, और आपके आजू बाजू में पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। तो मैं आपको एक सराउंडिंग दूंगा, पूरा एरिया दूंगा कि इस एरिया को पहले आप कवर करो। पहले यहाँ से आप अपनी पहचान बनाओ। जिस दिन आपकी पहचान बनेगी, उस दिन से आप ऑटोमेटिकली एज ए पायदान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप 6 महीने बाद देखोगे कोई भी ब्रांड मुझसे जुड़ता है, उसकी एक अपने में पहचान होगी, स्टूडेंट के अलावा। ऑडियंस होगी, हाँ। प्लेटफॉर्म्स होंगे। दो सेगमेंट पे काम कर रहा हूँ, एक तो टैलेंट सर्च कर रहा हूँ, और ओके। स्टार्टअप को उजूल फिजूल जो स्टार्टअप बंद हो जाते हैं जल्दी, उनको कुछ सिखाने के लिए। उनको लाइमलाइट भी दे रहे यस। हैं। नाइस। ग्रेट। तो जैसे अगर आपके साथ कोई स्पॉन्सर जुड़ जाता है, तो हाँ, उसमें उनका कितना बेनिफिट होता है इसके अलावा? देखो स्पॉन्सर का ही बेनिफिट है, मेरा तो बेनिफिट ही नहीं है इसमें। मैं तो स्पॉन्सर, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि वो अपना नया स्टार्ट कर रहा है, वो अपना जिस फील्ड में भी हो, उसे उस फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा। ओके। और जो उसके उजूल फजूल खर्चे होते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप सुबह डालो शाम तक पैसे कहाँ जाते हैं आपको पता ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग। आपको लीड जो है, लीड क्वालिटी नहीं मिलती आपको, प्रॉपर कस्टमर नहीं मिलता, प्रॉपर ऑडियंस नहीं मिलती। तो वो ऑडियंस आपको मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर मिनिमम 1,000 स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूँ। जी। अब एक फैमिली के अंदर 5% मिनिमम है, राइट। तो 1,000 × 5, 5,000। तो आपके 5,000 कन्वर्ट होते हैं। रिपल इफेक्ट है। हाँ, और आप जितनी अच्छी ब्रांडिंग करोगे, मतलब उस कॉलेज के ऊपर, तो उस एरिया के तो आप किंग हो ही हो। और 5,000 लोग एक एरिया से टैप करना बहुत बड़ी बहुत। चीज़ है। और वो सिर्फ कॉलेज ही कर सकता है। ट्रू। तो वो कॉलेज जैसे जैसे हो सकता है, अभी एरिया लेवल पे, फिर सिटी लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर नेशनल लेवल पे जाएगा। तो आने वाले 1 साल के अंदर आप अपना ब्रांड कितना बढ़ते हुए देखोगे। कि मैं एरिया में जानते थे, मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी में जानते हैं, दूसरी सिटी से फिर किसी स्टेट का मैच होगा, अब स्टेट से जानोगे। अब हर किसी की ऑडियंस ऐसे 1,000 होगी मिनिमम, मान के चल रहा हूँ मैं। जब इनका जो भी इनका मैच लाइव होगा, आपका दिखाई देगा सब कुछ कि भाई ये कौन सा चिकन वाला है या कौन सा प्रेशर कुकर है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो अपने आप में एक ब्रांड क्रिएट हो रहा है आपका। मतलब बिल्कुल। आप 6 महीने बाद देखोगे कि मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ कि मुझे कम से कम 10,000 लोग जानते हैं। मिनिमम। तो वो 10,000 लोग का मतलब क्या है, कम से कम 500 तो चीज़ खरीदेंगे। बिल्कुल। सबको रिक्वायरमेंट है। फॉर स्टेशनरी ब्रांड ले लो, फिटनेस का ले लो, शूज़ ले लो, कोई भी ब्रांड उठा लो, हर फैमिली में ज़रूरत होती है, और फैमिली अपने आप में सुपर मॉल है। बिल्कुल। वाह। और ये तो एकदम डायरेक्ट एरिया टू डायरेक्ट एरिया हम अप्रोच मार्केटिंग। कर रहे हैं।
तो यू आर लाइक अ मीडिएटर बिटवीन कॉलेजेस एंड द ब्रांड्स. यस. ओके. अगर एनीबडी हु इज़ वाचिंग दिस राइट नाउ, अगर एक कॉलेज जो इसको इंटीग्रेट कर रहा है और जो जुड़ रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनरोल नहीं करते हैं. नहीं, स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ही कॉलेज को लेके आएगा यदि कॉलेज में इतना सोशल मीडिया पे नहीं रहते या इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करते. जो भी स्टूडेंट को ऐसे मालूम पड़े वो अपने कॉलेज टीचर जो भी हैं, डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या उनके कोचेज़ हैं, या पीटी टीचर हैं, या स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनके पास जाके उनसे बोले कि सर ये ऐसे ऐसे लीक आ रहा है, इसमें हमें बेनिफिट है, हमें कोई कॉस्टिंग नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, बस आपको जो तैयारी करानी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा करानी है. तो इसमें कॉलेज डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, उसके थ्रू बच्चे इन्वॉल्व होंगे, और धीमे धीमे ये लीग आगे बढ़ेगा. तो यू हैव अ पोर्टल जहाँ पे कॉलेजेस जाके रजिस्टर हाँ, कर सकते हैं. रजिस्टर्ड होगा. ओके. और इससे वंस एक कॉलेज इंटरेस्ट दिखाता है तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है इसका? जैसे अब कोई कॉलेज एनरोल हुआ तो उस एरिया के 8-10 कॉलेजेस मेरे पास हो गए एनरोल, उनका आपस में लीग होगा, और उसमें से जो बेस्ट टीम होगी वो निकल के आएगी. ओके. जैसे एरिया वाइज में देखूँ तो मुझे 2 टीम चाहिए. फिर एरिया से मैं सिटी में आऊँगा, मुझे 2 टीम चाहिए. फिर सिटी टू सिटी में होगा, फिर स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेट में 2 टीम चाहिए. फिर जब इंडिया लेवल पे 25 स्टेट हो गए फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास टोटल 50 टीम है. उन 50 टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी. तो मुझे बेस्ट टैलेंट मिला है. ऐसा नहीं है कि वो टीमें बेकार हो गई, उनका आपस में लीग चलता रहेगा. वो अंडर 50 में कभी भी आ सकते हैं. जो अंडर 50 वाले मतलब जो विद इन 50 वाले हैं, वो जैसे ही डाउन हुए पीछे से लाइन लगी हुई है. क्योंकि ईयर बाय ईयर्स बच्चे हाँ. भी न्यू आ रहे हैं, यस. टैलेंट्स न्यू आ रहे हैं. यस. ओके. वाओ. तो दिस इज वन, बट एक विजन तो होगा सर आपका कि इतने सालों में ये आप CSPL के थ्रू अचीव करना चाह रहे हैं. 1 साल के अंदर मेरा अचीवमेंट है कि मुझे 10,000 प्लस टीम्स इंडिया से लेनी है. तो आपको लगता है कि आप कर पाएंगे विद CSPL? देखो, जब इतना कर लिया तो उतना करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है. क्योंकि एंड मैं किसी से रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहा, मैं किसी से एज ए वजन नहीं दे रहा कि एकेडमिक की तरह मैं भी फीस मांगूँ. 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, आप मेरे यहाँ आइए, इस टाइप से आइए. कि हैवी मनी हाँ, इन्वॉल्वमेंट नहीं मैं है. तो पैसे बचा रहा हूँ. मतलब स्टार्टअप पे भी पैसे बचा रहा हूँ कि भाई आप अपनी ऑडियंस जहाँ खोज रहे हो मेरे पास है. ऐसा लगे कि यू आर टॉकिंग लाइक चक द इंडिया का शाहरुख खान, अभी मोटिवेशनल एकदम. नहीं, शाहरुख खान नहीं बोल सकता, वो अलग पर्सनैलिटी है. मैं अपने आप को हाल फिलहाल जो भी बोलूँगा, मेरा नाम गोपाल दास बघेल है. हाँ. बट सर, जैसे अब कॉलेजेस की बात करें तो जब पहले एक दो कॉलेज जुड़ेंगे तो उनका ट्रस्ट आप कैसे जीतेंगे इस जर्नी के लिए, या स्पॉन्सर्स को उनका ROI कैसे समझाएंगे? देखो, आरओआई जैसे अब मैंने आपको समझाया कि एक कॉलेज पहले मुझसे होगा रजिस्टर्ड, स्पॉन्सर भी मुझसे रजिस्टर्ड होगा. फिर मैं उसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा स्पॉन्सर को कि ये टीम आपकी है और आपको इनकी देख रेख करनी है. ओके. और स्पॉन्सर और कॉलेज के पीछे हम लोग रहेंगे. और स्टूडेंट का कितना डायरेक्ट इसमें बेनिफिट रहेगा? स्टूडेंट का डायरेक्टली बेनिफिट है ना. मैं उसे एक स्कूल में, मतलब एक कॉलेज में वो एंट्री ले रहा है, मैं उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता था, मैं 2 प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ उसे, एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स. राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं 5 स्पोर्ट्स ले लूँगा, 4 स्पोर्ट्स ले लूँ, मिनिमम 10 की क्वांटिटी मान लो एक बच्चों की, अब कि 10 कैंडिडेट हैं, 40 तो मैं सर्च कर रहा हूँ ना कि आपके कॉलेज में 40 बच्चे खेलने वाले हैं. बिल्कुल. लेकिन आज क्या कर रहे हो आप लोग? 40 के 40 जैसे कहाँ बैठे हैं आपको पता ही नहीं है. कैंटीन में. नहीं, स्क्रीन टाइम पे बिजी. स्क्रीन टाइम पे. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक सर, पर्सनली मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही है, ग्रोथ भी है ही, एंड प्लेटफॉर्म भी है, बट उसके अलावा ऑल टुगेदर हेल्थ फोकस, डिस्ट्रैक्शन, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ पे काफ़ी हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इससे. इस पे क्या है, देखो, जैसे अब कोई भी, आप भी कॉलेज में पढ़े हो, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, हमें हमेशा ये सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और उन्हीं पे हम फोकस करते हैं. उन्हें सब्जेक्ट के अलावा फिजिकल सब्जेक्ट मिलेगा, स्पोर्ट्स, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि उनको टाइम देना है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टीम 11 में हूँगा या नहीं हूँगा. नहीं होगा. बिल्कुल. यदि नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, और मैं इतना एकेडमिक में भी अच्छा नहीं हूँ, तो बच्चे के पास एक ऑप्शन रहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है. बिल्कुल. वो आमिर खान की कौन सी मूवी है, एज ए तारे जमीन पर,
वो उस पर बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज़ में नहीं होता, लेकिन वो होता सबसे अलग है। और उसे प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो वो कहाँ से कहाँ स्किल की पहचान। स्किल की पहचान। तो वो आपको स्किल्स मिलेगी, आपको टैलेंट मिलेगा, और सब कुछ एक ही कॉलेज में। हम अभी तक सिर्फ आंख बंद करके बैठे हुए थे। मतलब बहुत, जैसे आपने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा टैलेंट है बहुत हमारे में। ज़्यादा। स्पेशली अगर कुछ मेरे को लगता है कुछ सिटीज़ की बात करें और स्टेट्स की बात करें तो आई थिंक उनके तो ब्लड में ब्लड में स्पोर्ट्समैनशिप होती है। जैसे आप बिहार को ले लो। बिल्कुल। सब हरियाणा, हरियाणा में राजस्थान। सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जाते हैं, लेकिन आज कहाँ पर है पता नहीं है। और यूपी है, एमपी है, झारखंड है, ये सब स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में, एवरी स्टेट्स। ट्रू दैट, ट्रू और दैट। ये इंडिया में ही नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया भी, मतलब यही कंडीशन है, सिर्फ चाइना छोड़ दो। आप ओलंपिक देख लो, इंडिया और चाइना के बीच में दर्जनों आते हैं एक एक दिन में, हैं, और यहाँ पे 10 साल में दर्जन नहीं आ पाते। तो उसका डिफरेंस ये है कि उनके ब्लड में स्पोर्ट्स है, बट उनके पास इकोसिस्टम है। उनके पास सिस्टम भी है, और वो एक फोकस भी है। हमारे पास ओनली फोकस है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है, दैट्स हाँ, व्हाट। बट आई एम श्योर कि सीएसपीएल से वो चीज़ भी फिल इन हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 99 ने 1000% जाएगी। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं सर, आज से 5 या 10 साल बाद सीएसपीएल को लोग कैसे देखें, मान लीजिए हम फिर से इस पे चर्चा अगर करेंगे, तो तब तक सीएसपीएल कहाँ पहुंच चुका होगा? CSPL में आज से, अब से 5 से 10 साल बाद सोचूं तो एक रिजल्ट के लिए आएगा। जैसे हम आफ्टर ग्रेजुएशन अपना रिजल्ट सर्च करते हैं, तो एवरी पेरेंट्स मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं एज ए स्पोर्ट्स में अपने बच्चे का रिजल्ट देखेगा कि मेरे बच्चे की क्या रैंकिंग है। बिल्कुल। क्योंकि एक कॉलेज की रैंकिंग होगी, कॉलेज के अलावा बच्चों की भी रैंकिंग होगी, फिटनेस में, उसकी अवेयरनेस में, उसकी पर्सनैलिटी में, ये सबके पॉइंट नोट आउट होंगे। और उसका एक रिजल्ट पब्लिश होगा कि ऑल इंडिया आपका बच्चा एज ए पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। आई थिंक पेरेंट्स फिर वहाँ पे भी कम्पेटिटिव हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात नहीं, रही है। वो अच्छी बात है, वही तो हाँ, चाहता हूँ। वही। बिल्कुल। क्योंकि एक स्कूल से या एक कॉलेज से आप मान के चलो कि रिजल्ट आपने देखे 99.9% रिजल्ट आया, कभी स्पोर्ट्स में नहीं दिखा कि भाई या कोई भी माँ बाप ने अपने बच्चे का कॉलेज में इसीलिए एडमिशन नहीं कराया क्योंकि उनका स्पोर्ट्स का ये स्पोर्ट्स में। रैंक है। आई एम श्योर सर इसके बाद ये चीज़ें काफ़ी बदलेंगी। नहीं, इम्प्रूव होनी चाहिए, और बिल्कुल। इस पे 100% एज ए पेरेंट्स ध्यान देंगे। और यदि पेरेंट्स ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली, देखो, जब आज की डेट में क्या है कि हमारे ज़माने में एडमिशन ज़बरदस्ती कराए जाते थे कि नहीं, एडमिशन कर, पढ़ पढ़ पढ़। आज की डेट में वो एक जनरेशन आ गई है कि बच्चा अपने आप एडमिशन ढूंढता है। बिल्कुल। रिसर्च करता है, हाँ, रैंक देखता कि है। मुझे कौन सा कॉलेज में जाना है, क्या जाना है। तो वो जैसे ये चेंज हुआ है, ऐसे ये भी चेंज होगा। सर इसमें ना एक बहुत बड़ी दो चीज़ें होती हैं, एक अवेयरनेस, एक प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा जब से बायोग्राफीज बनी, सुल्तान, या फिक्शन भी, सुल्तान बनी, एमएस धोनी बनी, दंगल बनी, लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन एकदम शुरू हो गया। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म, जो कि लीग्स या प्लेटफॉर्म्स लाइक सीएसपीएल भरेगा। तो जब बच्चे के पास प्लेटफॉर्म और अवेयरनेस दोनों होता है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सर आई वुड से इफ यू आर ओके तो एक रैपिड फायर हो जाए। जी, ओके। पहला, एक ऐसा स्पोर्ट जो आपको सबसे ज़्यादा लाइफ लेसन सिखाता है। फुटबॉल। ओके। एक ऐसी क्वालिटी जो हर स्टूडेंट एथलीट में ज़रूर होनी चाहिए। डिसिप्लिन और फिटनेस। ओके। फिटनेस या टैलेंट लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा क्या मैटर करता है? फिटनेस। एक चीज़ जो इंडियन पेरेंट्स को अपने स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों को बोलने से रुकना चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे जब CSPL होगा तो। यस, 100%। ऐसा माइंडसेट जो एक एथलीट में होना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, या ऐसा कोई एथलीट जो आपको इंस्पायर करता है। अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जितने भी ओलंपिक वाले एथलीट्स होते हैं वो सभी मतलब अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो विदाउट सिस्टम, विदाउट इको सिस्टम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, लेकिन उन पर फिर भी ध्यान नहीं जाता। तो जितने भी एज ए ओलंपिक स्टार है, मेरे लिए सभी स्टार है। वाह।
प्रेशर इन स्पोर्ट्स या प्रेशर इन लाइफ ज़्यादा मुश्किल क्या है? प्रेशर इन लाइफ। CSPL के लिए एक वर्ड। CSPL के लिए एक वर्ड चैलेंजर। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ही चेंज करना है। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है, बट नहीं सर, डेफिनेटली इट विल हैपन। एक ऐसी हैबिट जो हर स्टूडेंट को डेवलप करनी चाहिए। डिसिप्लिन और फिटनेस। एक मैसेज जो आप हर कॉलेज को देना चाहेंगे। मैं कॉलेज के लिए हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को आपको पहले लाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ से आप डिसिप्लिन वाले बच्चे निकालते हो, स्किल्स वाले बच्चे निकालते हो, आप टैलेंट सर्च करके निकालते हो। तो थोड़ा स्पोर्ट्स पे आप ध्यान रख के आप बच्चों की फिटनेस को देखते हुए, और जो भी स्पोर्ट्स टीचर है उनकी फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि ठीक है, आप आज ये कॉलेज लेवल पे थे, आप आपकी जो टीम एरिया से, सिटी से स्टेट से नेशनल में जाएगी, तो नाम कहीं ना कहीं कॉलेज का भी होगा। बिल्कुल। कंप्लीट दिस सेंटेंस। स्पोर्ट्स सिर्फ प्लेयर्स नहीं बनाता, वो बनाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से प्यार है मुझे लगता है आपको। बट थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ इट। आई थिंक आपने हर सवाल का बहुत खूबसूरती से आंसर दिया। आप बहुत फ़िल्टर फ्री और जो भी आपका विजन है आपने बहुत आई थिंक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। आई होप जो मैसेज आप स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ को आज देना चाहते हो वो इस पॉडकास्ट के थ्रू उन तक पहुँचेगा। बिल्कुल, हाँ। तो आई थिंक कि जो मैसेज आप स्पॉन्सर्स या कॉलेजेस या स्टूडेंट्स या गवर्नमेंट बॉडीज़ को डिलीवर करना चाहते हो वो इस पॉडकास्ट के थ्रू ज़रूर उन तक पहुंचेगा। सो मुझे थैंक भी यू। लगता है जिस तरीके से जो भी आपने मुझे पूछा है, फ्रीली पूछा, और मैं नहीं जानता कि आप स्पोर्ट्स में कितना जानते हो, लेकिन फिर भी आपने मुझसे काफ़ी कुछ पूछा थैंक यू सर, थैंक यू। और अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, आपके पॉडकास्ट के जरिए से, ये जो भी आपने बोला, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, कॉलेज हैं, स्टूडेंट हैं, इन तक आप पहुँचाओगे। क्योंकि यही फाउंडेशन है सर यस, CSPL का। सबसे बड़ा फाउंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपका आज के एक्सपर्ट से हमारे कोई भी डाउट्स हैं देन डू कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। दैट्स इट फॉर माइक पे मिलेंगे टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।